हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफ़ी आगे तक हम यहाँ पर बढ़ गए थे, काफ़ी आगे तक हमने पढ़ लिया था। अभी जो है हम उससे पहले रिवाइज कर लेंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद जो है हम आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोयला क्या होता है। कोयला क्या होता है? एक प्रकार का संसाधन होता है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है? रिसोर्स होता है। ठीक। अच्छा, कैसा संसाधन है ये है हमारा प्राकृतिक संसाधन। ठीक। तो क्या संसाधन से प्राकृतिक होते हैं? नहीं, संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं और वो भी हो सकते हैं जो मानवीय प्रयासों द्वारा पाए जाते हैं। जो मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं हमें। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है? दोनों प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। कौन कौन से दो होते हैं प्राकृतिक? एक होते हैं हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं हमारे समाप्त होने योग्य संसाधन। समाप्त होने योग्य संसाधन। ठीक। तो इस प्रकार हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो हमें मानवीय प्रयासों से मिलते हैं, वो मानवीय प्रयासों द्वारा मिलने वाले हमारे संसाधन होते हैं। ठीक। अब प्राकृतिक संसाधन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं और जो क्या हो सकते हैं, ज्यादा उनका अगर हम उपयोग करें तो वो समाप्त हो सकते हैं। ठीक। ज्यादा अगर हम उनका उपयोग करें तो वो क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि हमारा कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक। उसके अलावा और क्या खनिज है हमारे पास, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस है। तो ये ऐसे संसाधन हैं जो क्या हो सकते हैं, जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं और जो ज्यादा उपयोग करने से समाप्त भी हो सकते हैं। क्यों समाप्त हो सकते हैं? अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ऐसा क्या हो जाता है ज्यादा उपयोग करने से कि ये समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि इनको बनने में जो है लगभग 300-400 मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक है। 300-400 मिलियन वर्ष अगर इन्हें बनने में लगेंगे तो एक बार अगर हमने इन्हें समाप्त कर दिया तो उसके बाद 300-400 मिलियन वर्षों बाद ये दोबारा बनेंगे। इसीलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। दूसरा हमारे इसीलिए इन्हें समाप्त होने योग्य संसाधन कहा जाता है। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं, जो हमें असीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक। जिनका हम जितना चाहे उतना उपयोग करें पर ये कभी भी क्या नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल। ठीक है। वायु,
ये हमारे अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जो क्या है, असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। ठीक, असीमित मात्रा में हमें मिलते हैं, हम इनका कितना भी उपयोग करें लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होते। दूसरी तरफ हमारे समाप्त होने योग्य संसाधन है जो हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं, जिनको बनने में 300 से 400 मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक, इसीलिए ये क्या होते हैं, एक सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं ये हमें? सीमित मात्रा में। क्या मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? सीमित मात्रा में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना हम जो है अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक, इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो हमारे समाप्त होने योग्य संसाधन होते हैं उनमें जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम होते हैं, तो उसमें कोयला होता है। ठीक, तो कोयला कैसा होता है? कठोर होता है, काले रंग का होता है। ये जो है खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रेलवे इंजन में भी ये क्या करता है? भाप से इंजन चलाने के काम आता था, उपयोग में आता था। ठीक, बड़े बड़े जो उद्योग है, उद्योगों में भी ये ईंधन के रूप में उपयोग आता है। तो इस प्रकार कोयले के हमने कुछ गुण पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बाद हमने कोयले की स्टोरी भी पढ़ ली कि कोयला कैसे जो है कोयला बनता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या होते हैं? यानी कि रिसोर्सेज वो मटेरियल्स होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी रोजमर्रा की जो बेसिक नीड्स हैं वो उनको पूरा करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, ये क्या होते हैं? नेचर में, ये क्या, या तो नेचर में मिलेंगे या मानवीय प्रयासों द्वारा मिलेंगे। ठीक, दो तरह से हमें रिसोर्सेज यानी कि संसाधन मिलते हैं। कुछ संसाधन हमें जो है प्रकृति से मिलते हैं, जिन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और कुछ संसाधन जो है जो हमें मानवीय प्रयासों द्वारा मिलते हैं। ठीक, अच्छा, जो संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो नेचुरल रिसोर्स, दो तरह के प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होते हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल, एक एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक, एग्जॉस्टेबल यानी कि समाप्त होने योग्य संसाधन। ठीक, समाप्त होने योग्य। अच्छा, अब ये जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ये सबसे पहले तो ये कैसे मिलते हैं हमें? असीमित मात्रा में। असीमित मात्रा में मिलते हैं। ठीक, दूसरा, इनका हम कितना भी उपयोग कर लें ये समाप्त नहीं होते। समाप्त नहीं होते। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश या जल, वायु। ठीक, ठीक, अगले हमारे यहाँ समाप्त होने योग्य संसाधन। अब ये संसाधन जो है ये हमें सीमित मात्रा में मिलते हैं। सीमित मात्रा में मिलते हैं। ये क्या हो सकते हैं? अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करें तो ये समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, समाप्त हो सकते हैं। क्यों समाप्त होते हैं? क्योंकि इनको बनने में 300 या उससे अधिक मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक है, 300 या उससे अधिक मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि कोयला, इसके अलावा हमारे वन होते हैं, वन भी, खनिज,
ठीक है, जो हमारे खनिज होते हैं यानी कि मिनरल्स हम जिन्हें कहते हैं, मिनरल्स, ठीक है। प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस जिसे कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, ठीक। तो ये हमारे क्या है, समाप्त होने योग्य संसाधन, जिन्हें एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी हम कहते हैं, या हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। इन्हें रिन्यूएबल भी का रिन्यू मतलब जो दोबारा दोबारा क्या होता रहता है, नया होता रहता है, बार बार नया होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है तो हमें हर दिन नया सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है ना। वायु है, रिन्यू होती रहती है। जल है, रिन्यू होता रहता है ना। जल जो है जब हमारी पृथ्वी पर है तो धूप ज्यादा पड़ गई तो क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, ठीक। ऊपर जाके क्या होता है, वहां कूल डाउन होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बन के फिर वापस धरती पर आ जाता है। तो इस प्रकार इसकी साइकिल चलती रहती है और ये रिन्यू होता रहता है, ठीक। तो इसी प्रकार हमारे एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था। यहाँ पर भी वही बातें लिखी हैं, वही सब कुछ लिखा है कि ये कैसे होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और मानवीय एक्टिविटीज के कारण ये जो है बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकते, समाप्त नहीं होते, ठीक। जबकि ये क्या होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक, यानी कि सीमित मात्रा में होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, एग्जॉस्ट समाप्त हो सकते हैं मानवीय एक्टिविटीज के कारण, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे कि सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, एयर, वायु, ठीक। यहाँ पर फॉरेस्ट है, वन यानी कि जंगल जिन्हें कहते हैं, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव, मिनरल्स यानी कि खनिज जो हमारे होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस आदि, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे होते हैं एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। चलिए, अब कोयले के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, हार्ड या एज स्टोन, यानी कि कठोर होता है, कोयले की कठोर होता है, किसकी तरह, पत्थर की तरह, ठीक। और कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। ये क्या है, ईंधन, फ्यूल यानी कि ईंधन, ईंधन की तरह खाना पकाने में काम आता है। रेलवे इंजनों में भाप बनाने से इंजन चलाने के काम आता है। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। और फ्यूल की तरह जो है अनेक उद्योगों में काम आता है, ईंधन की तरह अनेक उद्योगों में काम आता है, ठीक। ये भी हम पढ़ चुके थे अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हम पढ़ रहे थे, स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोयले की कहानी किस प्रकार होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ होगा, क्या हुआ था, हमारे पास क्या थे, घने जंगल थे। इस प्रकार घने जंगल थे। अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये सब क्या हो गए, मिट्टी में क्या हो गए, मृदा में क्या हो गए, दफन हो गए। ये है मृदा, क्या हो गए, ये मृदा में दफन हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इनके ऊपर और भी मृदा की क्या आती गई, लेयर्स आती गई, परतें आती गई, और मृदा की लेयर इनके ऊपर आती गई, और मृदा की परतें इनके ऊपर आती गई, ठीक। तो मृदा की परतें आने से ये क्या हो गए, और ज्यादा संपीड़ित हो गए। क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, यानी कि कंप्रेस हो गए। जब ये संपीड़ित हो गए तो धीरे धीरे ये और गहराई में चले गए। संपीड़ित होने के कारण क्या हो गया, ये और गहराई में चले गए। जब ये और गहराई में चले गए तो इनका जो तापमान था वो भी क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण ये जो हमारे वन थे, पेड़ पौधे थे, ठीक है, ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। किसके कारण, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये हमारे जो वन थे, पेड़ पौधे थे, वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक। तो ये जो हमारे क्या थे, डेड प्लांट्स थे, यानी कि मृत पेड़ पौधे थे, ये धीरे धीरे कन्वर्टेड टू किसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए,
ठीक, यही जो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो जब कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं धीरे धीरे, जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो धीरे धीरे जब कोयले में परिवर्तित होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? कार्बोनाइजेशन, या हम कह सकते हैं कार्बनीकरण कहा जाता है। चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, उसके बाद एक बार फिर से इसको रिवाइज करके फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, अब आगे बढ़े। कार्बनीकरण यानी कि जो हमारी मृत वनस्पति है ना, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कोयले में परिवर्तन कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो हमारी मृत वनस्पति है, ठीक, मृत वनस्पति है, तो उसके जो धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। यानी कि जो हमारे डेड प्लांट्स है, मृत वनस्पति है, वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होती है? धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होती है? किसमें परिवर्तन हो रहा है उसका? कोयले में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को क्या कहा जा रहा है? कार्बनीकरण कहा जा रहा है, या कार्बनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन, या हम इसे क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो कोयले की जो कहानी थी, कोयले की जो स्टोरी थी, वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है अच्छे से। आपको समझ आ गई होगी। कहीं पर कुछ पूछना है या जो है कहानी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप ये जो है कार्बनाइजेशन यानी कि कार्बनीकरण की जो परिभाषा है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिसमें मृत वनस्पति क्या होता है? धीमे पराक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? कोयले में परिवर्तित होती है मृत वनस्पति। उसी को कार्बनीकरण कहा जाता है। यही क्या होती है हमारी प्रक्रिया? कार्बनीकरण की प्रक्रिया यही होती है। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, तो इस प्रकार हमारी कोयले की खान होती है। ठीक, चलिए देखिए, आगे बढ़े। अब कोल के बारे में कुछ और चीजें यहाँ पर। अ कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल में ज्यादातर क्या होता है? कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। यानी कि वो जो प्रक्रम जिसमें जो हमारी क्या है, मृत वनस्पति है, वो धीमे धीमे धीरे धीरे किसमें परिवर्तन करती है? कोयले में परिवर्तित होती है, उसे ही कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण कहा जाता है। तो ये तो हम जो है पीछे हमने पढ़ लिया था इसे। यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो हमने पढ़ लिया था। अब सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ
dead remains of vegetation, remains यानी कि अवशेष। तो ये जो है वनस्पति के अवशेष से बनता है। किससे बनता है? कोयला, वनस्पति के अवशेष से, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बनता है? किसके अवशेष से बनता है? वनस्पति के अवशेष से। वनस्पति के अवशेष से बनता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। चलिए, व्हेन हीटेड इन एयर, जब इसको वायु में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। कोयला क्या करता है? जलता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयला जब जलता है तो क्या बनाता है? कोयला जलता है, जब किसमें जलता है? O2 के साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक, चलिए, और ये बनता कैसे है? जो वनस्पति है उसके अवशेषों से बनता है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, जहां पर जो हमारा मृत वनस्पति है वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होती है? कोयले में परिवर्तित होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन या कार्बनीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आया? ये जो 3 पॉइंट थे जो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये आपको समझ आए? इन्हें आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको CO2 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। अब कोल को जो है, कोयले को जो है इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें उसके कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? तो पहला प्रोडक्ट है कोक मिलता है। ठीक, कोक के अलावा और क्या मिलता है? कोल तार मिलता है। ठीक, इसके अलावा और क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक, तो ये सारी चीजें कब मिलती है? जब हम कोल को क्या करते हैं, कोयले को क्या करते हैं? इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं। ठीक, चलिए, अच्छा, कोक कैसा होता है? कोक क्या होता है? देखो, कोक कैसा होता है, यहाँ पर लिखा गया है, इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है? टफ है, कठोर है, पोरस यानी कि सरंध्र है, और काला पदार्थ है। यह है एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। क्या है? कठोर है, सरंध्र है और काला पदार्थ है। ठीक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह है, यहां से लिखते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। लगभग शुद्ध रूप है। यह क्या है? कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का लगभग ये क्या है? शुद्ध रूप है। अच्छा, ये क्या है? कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, यानी कि इस्पात के मैन्युफैक्चर में, है ना, इस्पात के निर्माण में क्या करता है? ये काम आता है। ठीक, उपयोग आता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल, और बहुत सारे धातुओं के निष्कर्षण में भी ये क्या करता है? उपयोग आता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं ये पॉइंट। कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, ये रहा पहला पॉइंट हमारा, ये रहा दूसरा पॉइंट, और ये रहा तीसरा पॉइंट। इस तीसरे पॉइंट में क्या है? हमने उपयोग के बारे में लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? निष्कर्षण के बारे में लिखा है। निर्माण, ठीक है। कोक का उपयोग इस्पात के निर्माण में होता है, यानी कि स्टील के मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में, तथा इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, यानी कि मेटल्स यानी कि धातु, एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण करना, तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक, तो इसका उपयोग जो है इस्पात के निर्माण में किया जाता है। पहला, इस्पात के कैसे निर्माण में? औद्योगिक निर्माण में। ठीक है, इस्पात का जो औद्योगिक निर्माण है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसा होता है? कठोर, सरंध्र और काले रंग का पदार्थ होता है। ठीक, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इस्पात के निर्माण में, और किसमें? धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप ये इंग्लिश में नोट कीजिए, या आप हिंदी में इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। कोक के बारे में हम पढ़ चुके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे
अगला है हमारा कोल तार। चलिए, ये भी क्या है, काला है, थिक लिक्विड यानी कि गाढ़ा द्रव, और क्या है ये, अनप्लीजेंट स्मेल के साथ है, यानी कि अप्रिय गंध वाला है। कैसा है, अप्रिय गंध। कैसा है, ये काला है, ठीक, गाढ़ा द्रव है, ठीक, और क्या है, अप्रिय गंध। अप्रिय गंध वाला है, ठीक। कोलतार हमने देखा होगा ना, कोलतार रोड बना तो वहां पर होता है, रोड बना, जब रोड का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, तो वहां पर हमने कोलतार देखा है। तो कैसा दिखता है वो, हमें काला दिखता है, ठीक। इस प्रकार गाढ़ा द्रव होता है, और उसकी सुगंध, उसकी जो गंध होती है, ऑर्डर होता है, स्मेल होती है, वो कैसी होती है, अप्रिय होती है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। तो ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार। अच्छा, कोलतार से हमें क्या मिलता है, देखो, संश्लेषित रंग मिलते हैं, ड्रग्स यानी कि जो हमारी औषधियां होती है वो मिलता है, एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो हमारे विस्फोट होते हैं वो हमें यहाँ से मिलता है, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स यानी कि जो हमारी सुगंध होती है, ठीक है, परफ्यूम्स यानी कि सुगंध। रूफिंग मटेरियल्स यानी कि छत निर्माण, रूफिंग मटेरियल्स यानी कि छत निर्माण, जो छत निर्माण की जो सामग्री होती है वो हमारी इसी से बनती है। पेंट, पेंट, पेंट तो सब जानते हैं, ठीक। तो पेंट, ये सारी चीजें जो है हमें किससे मिलती है, कोलतार से मिलती है। सबसे पहले ये काला होता है, गाढ़ा द्रव है और अप्रिय गंध है, ये तो हम इसे देख के बता सकते हैं। और ये क्या है, लगभग 200 पदार्थों का क्या है, मिश्रण है, ठीक, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। और इससे क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इससे, देखो, विस्फोट हमें मिलते हैं इससे, औषधि हमें इससे मिलती है, औषधि हमें इससे मिलती है, छत बनाने का, निर्माण करने के जो मटेरियल होता है वो हमें मिलता है, छत निर्माण की सामग्री, सामग्री हमें इससे मिलती है, पेंट हमें इससे मिलता है, सुगंध यानी कि परफ्यूम्स हमें इससे मिलते हैं, ठीक। अगला, नैप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। यानी कि जो कीट होते हैं ना, हमारे कीट, यानी कि कीट यानी कि इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ, मॉथ कीट को भगाने के लिए जो नैप्थलीन बॉल्स मिलती है ना, जो नैप्थलीन बॉल्स होती है वो भी किससे बनती हैं, वो भी कोलतार से ही बनती हैं, ठीक। तो कोलतार के बारे में बस इतना ही, बाकी इसको हम और डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे पढ़ाई करते रहिए, और चलो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।